Hello bachcho, let's read this question. So this question says, which of the given statement is and are true? The statement first is motion of a particle under a central force is always confined to a plane. Statement second, under the influence of central forces, position vector sweeps out equal area in equal interval of time. Option A is first only, option B second only, option C both first and second, option D none of this. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। आपसे इस क्वेश्चन में देखिए सेंट्रल फोर्सेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है। हियर वी आर आस्क्ड अस टू फाइंड द सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं सेंट्रल फोर्सेस होता क्या है। सेंट्रल फोर्सेस वो फोर्स होता है जो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है और जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट और जो आपका ओरिजिन ऑफ द फोर्स होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है और जो उनकी लाइन जॉइनिंग होती है वो किसी ऑब्जेक्ट या फिर जो आपका फोर्स का क्या होता है सेंटर होता है, जहां से फोर्स ओरिजिनेट होता है उसके उसके करस्पॉन्डिंग उसकी लाइन जॉइनिंग होती है। तो सच टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, इस तरह के फोर्सेस को कहते हैं हम सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ आवर सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, अब देखिए, अब इसने स्टेटमेंट है बोला कि हमें बताना है कि सेंट्रल फोर्सेस का आपका जो मोशन होता है वो कैसा होता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपके पास कोई आपका ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वो ग्रेविटी किसी फोर्सेस के कारण मूव कर रहा है। ठीक है, इट हैज सम वेलोसिटी हियर v। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, इसका मास हमारा m है। ठीक है, और दिस इज अ लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल। ठीक है, ये आपकी है लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब देखिए इसका मास ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है यही डायरेक्शन इसके मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ठीक है, यही डायरेक्शन क्या होगी, इसके मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो देखिए अगर हम इसका एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करें, एंगुलर मोमेंटम होता है इक्वल टू एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, तो जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा देखिए ये कितना जाएगा आपका एम वी आर आ जाएगा। और जो उसकी डायरेक्शन आएगी एंगुलर मोमेंटम की वो क्या आती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, ये क्रॉस भी हो सकती है और डॉट भी हो सकती है। ठीक है, डॉट और क्रॉस इसलिए डिनोट कर रहे हैं, डॉट मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, आपके प्लेन के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस में जो आपका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू प्लेन होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये आपकी परपेंडिकुलर टू प्लेन होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या रहता है, यहाँ पर कांस्टेंट रहता है सेंट्रल फोर्सेस में। अगर आप इसको प्रूव करते हैं तो आपका L/2m एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है dA/dt। ठीक है, एरिया स्वेप्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम dA/dt, ये आपका L/2m आता है विच इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट आता है। तो देखिए आपका जो भी सेंट्रल फोर्स मोशन होता है, सेंट्रल फोर्स मोशन में आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो इससे हमें पता चलता है कि देखिए एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी कंजर्व रहना चाहिए और क्या, डायरेक्शन भी कंजर्व रहनी चाहिए। तो अगर उसकी डायरेक्शन कंजर्व रहनी है तो वो एक ही तरीके से रह सकती है जब आपका मोशन क्या होता है, प्लेनर होता है। व्हेन द मोशन आपका जो प्लेनर होगा तभी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो दिस इज द, ये आपका एक प्रॉपर्टी होती है सेंट्रल फोर्स की, जिसमें हम बोलते हैं कि सेंट्रल फोर्स मोशन इज ऑलवेज कन्फाइंड टू ए प्लेन। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या आपका ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या आपका ट्रू है। अब देखिए स्टेटमेंट सेकंड पर मूव करते हैं। स्टेटमेंट सेकंड ने बोला कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्सेस पोजीशन वेक्टर शिफ्ट्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखिए ये आपकी क्या है, केपलर्स की थर्ड लॉ है। केपलर्स की थर्ड लॉ भी ये कहती है। ठीक है, कोई जो प्लेनेट होता है वो क्या करता है, स्विप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई प्लेनेट है। ठीक है, आपका जो मोशन ऑफ प्लेनेट है वो भी आपका क्या सेंट्रल फोर्स में आता है। ठीक है, ये आपका देखिए कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, दिस इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट और यहाँ पर क्या आपका, ये आपका सन है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी अर्थ मान लीजिए, अर्थ इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर थी। ठीक है, और टाइम t इज इक्वल टू t पर वो यहाँ पर पहुंच गई है। ठीक है, तो ये जो एरिया शिफ्ट आउट करेगी, ठीक है, और मान लीजिए किसी टाइम इंटरवल के बाद वो यहाँ पर आपकी यहाँ पर पहुंच जाती है। यहाँ पर आप t1 टाइम मान लीजिए और यहाँ पर आप क्या मान लीजिए, t2 टाइम यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, ये आपकी क्या अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर ये अर्थ, ठीक है, दिस इज आवर अर्थ। ओके, तो देखिए ये आप जो स्टेटमेंट बोलता है, देखिए ये स्टेटमेंट ही बोलता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपका जो ये एरिया शिफ्ट आउट होता है। ठीक है, दिस एरिया शिफ्ट आउट, ये एरिया और ये एरिया यानी कि dA/dt एरिया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये टर्म आपका रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है,
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्सेस वी कैन से दैट ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये आपका आर वेक्टर क्या पोजीशन वेक्टर, ये सन से लेकर यहाँ तक कि जो ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये क्या करता है, स्विप्स आउट करता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये आपकी केपलर्स की सेकंड लॉ है, ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से ट्रू हो जाएगा। तो हमसे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम बोल सकते हैं कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। आपके यहाँ पर बोथ दोनों स्टेटमेंट क्या आ रहे हैं, ट्रू आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि हेयर ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी में बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये क्या है आपके दोनों के दोनों आपके क्या है करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम बोल सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इज द आंसर, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। So option C will be the right answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.